गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में ग्राम इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को देख लिया था, तो उसमें कुछ किसी बच्चे का इक्विवेलेंस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में कुछ प्रॉब्लम था, तो हम उन चीज़ को पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग इसके बाद रिमाइंड कीजिएगा, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1 gram equivalent of any substance react with 1 gram equivalent of other substance। चलिए A यदि किसी B के साथ रिएक्ट करता है, तो यदि A का अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो B का भी अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C+D, मान लीजिए ऐसा बना, तो वो भी क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। हमने पहले बता दिया है, क्या बता दिया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये ग्राम इक्विवेलेंट समझाने की जरूरत तो है नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि यदि एक ग्राम इक्विवेलेंट ए बी के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनाएगा, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी ठीक है। और उसी प्रकार से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी हो जाएगा, उसी प्रकार से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी हो जाएगा। मतलब सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब सबका जो ये कंसंट्रेशन क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है और यदि उसमें ए का अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो बी का भी वही होगा, सी का भी वही होगा, डी का भी वही होगा, ठीक है। चलिए, ये लॉ पहले भी बता चुके हैं, इसको लिख लिए होंगे। तो इस हिसाब से अब इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये गिवन वेट है और ये गिवन ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ से एक और फार्मूला जनरेट होगा, वो ये वाला गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। यही चीज को लिखे, इसी को लिखे ए का जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, उसी का फार्मूला यहाँ पे पुट किए हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, फिर ये सी वाला गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? डी का। ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक ना। यही कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फिर से समझते हैं कि यदि कोई 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी बी ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ए प्लस बी यदि सी प्लस डी बनाता है, ऐसा कोई रिएक्शन है सपोज कीजिए, ठीक ना। तो अगर इसका अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी 1 ग्राम, ये भी, सारा कंपोनेंट क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यही कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और उसी का मतलब है ये। बाकी चीज तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद टर्म क्या है देखते हैं। देखिए अब हमारे पास सपोज कीजिए ए प्लस बी, ये सी प्लस डी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें यदि क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। ये होगा बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ये होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, यहाँ से एक तीन इंफॉर्मेशन आएगा। देखिए क्या क्या आएगा? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू given weight
बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। पहला तो ये, दूसरा क्या आएगा रिलेशन, गिवन वेट गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ बी। इट मीन्स क्या कि यदि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इस रिएक्शन पे लगाते हैं तो उस हिसाब से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। ठीक है, अब जब ये इक्वल है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है। और ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला ये जो है ये वेट के केस में है और ये वॉल्यूम के केस में। तो वॉल्यूम के केस जब वेट के केस में बराबर है तो वॉल्यूम के केस में भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हम नहीं कहते, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। क्या, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। सिमिलरली गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय, जब ये अब देखिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो सिमिलरली यहाँ से तीसरा इक्वेशन भी आएगा, क्या आएगा, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से चौथा इक्वेशन भी आएगा, गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये 4 रिलेशन आपके सामने आएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को फॉलो कर रहा है तो आपके पास ये 4 रिलेशन माइंड में सेटअप होना चाहिए, तभी इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब हमें नहीं पता ना कि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, क्या दिया है, तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए और तभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन से। जैसे हमने सोडियम को रिएक्ट करा दिया H2SO4 के साथ, ये क्या बनाएगा, Na2SO4 और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें पता है, मान लीजिए हम इस दोनों पे लगाते हैं इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो हमें पता है कि सोडियम क्या है, मेटल है। तो मेटल है तो इसके पास क्या होगा, वेट होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है ना, सॉलिड के पास वॉल्यूम नहीं होता है, लिक्विड या गैस के पास ही होता है। ठीक है, इट मीन्स कि इस मेटल के पास जो होगा वो वॉल्यूम फिक्स होगा, मतलब वो वेरी नहीं करते रहेगा। लेकिन गैस और ये लिक्विड का जो वॉल्यूम क्या होगा, वो वेरी करते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम होगा बट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो वेट जो है होगा, और हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसके साथ वेट तो होगा ही, साथ में वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो अब यदि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, H2 गैस का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 होगा ना, होगा। ठीक ना, अब इसके बाद हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सोडियम
इज इक्वल टू ये। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोडियम का वॉल्यूम तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि मेटल है, वॉल्यूम तो उसका फिक्स है। हमें पता है ना स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक ना। तो ये इसका तो वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना, H2 गैस। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं सोडियम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है ऑलरेडी, तो उस पर वॉल्यूम इक्विवेलेंट गिवन वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इस अगर वो हमें इक्वेशन से ही पता चलेगा कि हमारे पास मैक्सिमम 4 रिलेशन है, जो हमने इससे पहले बताया A + B = C + D। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो उससे हमें 4 रिलेशन पता चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो कि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो आपके पास यही 2 इन्फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रकार से डिपेंड करेगा, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स भी उसी प्रकार से डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो और दूसरा बात, न्यूमेरिकल्स में आपको पूरी तरीके से वेरीफाइड रहेगा, ठीक ना। कौन फार्मूला लगेगा वो वेरीफाइड रहेगा, क्योंकि जो आपको दिया रहेगा वो तो आपको निकालना नहीं है। जो नहीं दिया है तो जो दिया रहेगा उससे ही पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। एक देख लेते हैं इससे न्यूमेरिकल। चलिए हमारे सामने ये न्यूमेरिकल्स है। 40 ग्राम ऑफ मेटल डिजॉल्विंग डाइल्यूट H2SO4 लिखिएगा, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन गिव्स 560 ml ऑफ H2 गैस। यहाँ पे देखिए गौर से, 560 ml इट मीन्स क्या, वॉल्यूम। इट मीन्स वॉल्यूम, केमिस्ट्री की भाषा में ये वॉल्यूम है। और किसका वॉल्यूम है? H2 गैस का, ठीक है। अब कर रहा है मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाए, तो अगर केमिकल रिएक्शन बना है तो बना दीजिए। मेटल प्लस H2SO4 ये बनाएगा M2SO4 प्लस H2 बनाएगा ना। ये मेटल है और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसका जो वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, गिवन वॉल्यूम कितना है इसका? 560 ml है ना, 560 ml। हमें पता है इसका वॉल्यूम तो होगा नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक ना। तो इसका वॉल्यूम दिया नहीं रहेगा। तो गिवन विद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक ही चीज कहता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, क्योंकि इसी दोनों पे वर्क करना है। हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे दिया है, मेटल के बारे में पूछ रहा है तो यही लगेगा। अगर हमें H2SO4 M2SO4 के बारे में कहता, एसिड और सॉल्ट के बारे में कहता, तो हम वो लगाते, उस पर लगाते हैं। यहाँ मेटल की जगह H2SO4, H2 की जगह सॉल्ट लगाते हैं, रखते हैं। लेकिन हमको इस दोनों के बारे में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल ऑफ मेटल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछ क्या रहा है? इक्विवेलेंट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के हम यहाँ तक ले आए थे। इसके बाद क्या है, सीधा हम वॉल्यूम पुट करते हैं। देखिए हमें पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट दिया होगा क्वेश्चन में 0.40। बाय इक्विवेलेंट वेट कितना हमें मालूम नहीं, x मान लेते हैं। मेटल का मालूम नहीं है ना, तो मेटल का फाइंड आउट ही करना है। तो उसके बाद गिवन वॉल्यूम कितना है? 560 ml है। नीचे में इक्विवेलेंट वॉल्यूम या तो आप बगल में निकाल सकते हो या फिर क्वेश्चन में ही पुट कर दो। देखो बगल में यदि निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर होता है, फार्मूला हमारा वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट
STP बाय वैलेंसी फैक्टर, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो फार्मूला हमने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम एट STP कितना होता है, यहाँ पे ml है, वैसे तो होता है 22.4 लीटर, लेकिन ml दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे ml में इसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 22400 बाय वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का कितना 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना इवॉल्व हो रहा है 2,